बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहले जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। इसके पश्चात आते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य जिसके अंदर एक ही विधेय होता है और कर्ता या उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। तीसरी बात है, इसके अंदर सरल वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है। अब इसके बारे में जानिए कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। उद्देश्य होता है सब्जेक्ट और विधेय होता है प्रेडिकेट, इंग्लिश में कहते हैं। यानी एक ऐसा वाक्य है जिसमें केवल एक ही विधेय होता है और उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। इसके साथ साथ सरल वाक्यों की पहचान वो होती है जिसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है। क्रिया के बारे में आपको पता ही है, वाक्य के अंत में जो क्रिया जो होती है उसे मुख्य क्रिया कहा जाता है। अब इसके उदाहरण पर आते हैं हम। उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम इसमें कर्ता है या उद्देश्य है। इसमें एक ही उद्देश्य है, पढ़ता है मुख्य क्रिया है कि राम किस प्रकार की क्रिया कर रहा है, यानी राम के द्वारा की जाने वाली क्रिया जो है एक ही है, मुख्य क्रिया। इस वाक्य में एक मुख्य क्रिया है। दूसरा उदाहरण है, राम और श्याम बाजार जाते हैं। इसमें इस वाक्य में दो कर्ता हैं, एक राम और दूसरा श्याम, लेकिन दोनों ही एक ही क्रिया संपन्न कर रहे हैं, यानी दोनों ही बाजार जाने का काम कर रहे हैं। तो इस वाक्य में उद्देश्य दो हैं लेकिन विधेय केवल एक ही है या एक ही मुख्य क्रिया है। तीसरा वाक्य पढ़ रही हूँ। अंधेरा होने के कारण पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे हैं, घोंसलों में लौट रहे हैं। अब यहाँ पर लौट रहे हैं मुख्य क्रिया है, लेकिन होने के कारण पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया होने पर भी मुख्य क्रिया एक ही है, इसलिए ये भी सरल वाक्य है। इसके बाद जानते हैं सरल वाक्यों के प्रकार। सरल वाक्यों के प्रकार हैं, उदाहरण के साथ समझा रही हूँ। राम दौड़ता है। इस वाक्य में केवल एक भी कर्म नहीं है। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि किस वाक्य में कर्म है या नहीं। क्रिया के साथ यदि हम क्या लगाकर प्रश्न बनाएंगे, अगर हमारा उत्तर आ जाता है तो वो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य होगा। अगर हमें उसमें उत्तर नहीं मिलता तो क्या होगा, वो अकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण है, राम दौड़ता है, अकर्मकीय क्रिया है, यानी इस वाक्य में कर्म नहीं है। क्या दौड़ता है, हमारे पास कोई उत्तर नहीं मिला और इसलिए ये अकर्मकीय क्रिया है, वाक्य है अकर्म जिसके अंदर कर्म नहीं है। दूसरा है, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में एक कर्म है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, और राम तो उद्देश्य है या कर्ता ही है। अगर हमें कर्ता की पहचान करनी है तो क्रिया के साथ कौन और किसने लगाकर प्रश्न बनाएंगे, और इसके साथ अगर हमें कर्म की पहचान करनी है तो क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न बनाएंगे, जो उत्तर आएगा वो हमारा कर्म होगा। तीसरा वाक्य है, राम श्याम को पुस्तक देता है। यहाँ पर दो कर्म है, एक श्याम को, कर्ता ने कर्म को, श्याम कर्म है और पुस्तक को देता है, दूसरा कर्म है पुस्तक। तो ये वाला वाक्य द्विकर्मकीय वाला वाक्य है। अगला उदाहरण है, राम डॉक्टर है। विशेषण या संज्ञा कर्ता का पूरक होता है। राम तो कर्ता है, कर्ता को पूरा करने वाला क्या है, विशेषण डॉक्टर। जब किस कर्ता को का पूरा करने के लिए विशेषण या संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो वाक्य भी सरल वाक्य कहलाता है।
और सरल वाक्यों की एक विशेष बात है जो लिखी है मैंने, कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक कर्म और क्रिया विशेषण आ सकते हैं। यानी कर्ता जो है, कर्ता के साथ उसका विस्तार करने वाले शब्द भी हो सकते हैं, इसी तरह से क्रिया का विस्तार करने वाले शब्द भी हो सकते हैं। क्रिया का विस्तार करने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्रिया विशेषण भी कहते हैं। और मैंने उदाहरण लिखा इसका, परिश्रमी राम। राम का विस्तारक क्या है कि वो परिश्रमी है, यानी उसका विशेषण। धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है, क्रिया के करने की विशेषता है कि धीरे धीरे, तो ये क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे। इस तरह से क्रिया और कर्ता के विस्तारक भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही है, पढ़ता है, इसलिए ये सरल वाक्य है। दूसरा वाक्य आता है हमारा, जिसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय या योजक से जुड़े हों, योजक को इंग्लिश में कनेक्टर कहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अभिप्राय यह है कि इन संयुक्त वाक्य में दो छोटे छोटे उपवाक्य होंगे। एक बात और कि ये दोनों उपवाक्य प्रधान होंगे, दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होंगे और ये दोनों वाक्य जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं। ये देखिए मैं पढ़ रही हूँ, या, अथवा, और, तथा, परंतु, लेकिन, इसलिए, किंतु इत्यादि ये शब्द जो हैं ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। और संयुक्त वाक्यों के बीच में दो उपवाक्य जो होंगे उनके बीच में ये आपको योजक शब्द अवश्य मिलेंगे। उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण है, ये पिंक पेन से जो लिखा है वो संयुक्त वाक्य के ही उदाहरण है। पहला उदाहरण है, यह मेरी बहन है और विदेश में रहती है। पहला उपवाक्य यह मेरी बहन है, दूसरा उपवाक्य है विदेश में रहती है। ये दोनों उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं और जो है समानाधिकरण है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य है, मुझे फल खरीदने थे इसलिए मैं बाजार गई। एक वाक्य है मुझे फल खरीदने थे और दूसरा है मैं बाजार गई। और कारण बताओ वाला जो वाक्य जो होगा उसके बीच में दोनों उपवाक्यों के बीच में इसलिए लगाया जाएगा, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। किंतु भी लगा है, सुदेश गरीब है किंतु ईमानदार है, तो इस किंतु लगा है दो उपवाक्यों के बीच में, इसलिए ये भी संयुक्त वाक्य हुआ। आप घर जाएंगे या कुछ देर यहाँ बैठेंगे, जो विकल्प सूचक वाक्य जो होते हैं, ऑप्शनल जो होते हैं कि एक काम करेंगे या दूसरा करेंगे, उनके बीच में भी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगाया जाता है, या, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं और। तो ये करे, एक वाक्य करे, काम करना है, या दूसरा जो ऑप्शनल होते हैं वो भी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोनों प्रधान, मैंने आपको बताया कि जो संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं वो दोनों प्रधान होते हैं और दोनों योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। अब कई बार क्या होता है, इन योजक शब्दों का संयुक्त वाक्य में कंफ्यूज करने के लिए लोप भी कर दिया जाता है। लोप करना यानी उन्हें हटा दिया जाता है, वो लगाए ही नहीं जाते। उदाहरण दे रही हूँ, योजक शब्दों का लोप, जिसमें योजक शब्द नहीं है, ना होते हुए भी ये संयुक्त वाक्य है। रहने वाले रहेंगे, जाने वाले जाएंगे। इसके बीच में कौन सा योजक शब्द लगना था? रहने वाले रहेंगे और जाने वाले जाएंगे।
तो कंफ्यूज करने के लिए है, योजक शब्द का लोप है इसलिए यहाँ भी संयुक्त वाक्य है। दूसरा है मेहनत की है, सफल तो होंगे ही, मेहनत की है इसलिए सफल तो होंगे ही, ये भी इसके अंदर योजक शब्द का लोप है लेकिन ये भी संयुक्त वाक्य है। तीसरे वाक्य पर आते हैं, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहते हैं। इसकी परिभाषा जानते हैं। ऐसे वाक्य में एक प्रधान और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। अभी संयुक्त में हमने पढ़ा था कि दोनों ही प्रधान होते हैं, लेकिन मिश्रित में एक प्रधान होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा। आश्रित में डिपेंडेंट, कि एक काम दूसरे पर डिपेंड कर रहा होगा। या इसकी एक परिभाषा और है, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों में हुई हो और जिसमें एक प्रधान और अन्य उपवाक्य आश्रित हो, इन्हें मैंने आपको पहले ही बता दिया, मिश्र या मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। इसकी एक और पहचान भी है मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्यों में एक उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अतिरिक्त, सरल वाक्यों में पढ़ा है कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उद्देश्य एक से अधिक होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्यों में एक तो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य यानी कर्ता जिसके बारे में बात बताई जा रही है, और एक मुख्य विधेय जिसके बारे में बात बताई जा रही है, और क्या बात बताई जा रही है उसे विधेय कहते हैं, के अतिरिक्त एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। समापिका क्रिया यानी जिससे वाक्य समाप्त होता है, जिस क्रिया से, उसे समापिका क्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण जानते हैं। उससे पहले उदाहरण जानते हैं मिश्रित वाक्य का। राम ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। एक उपवाक्य है राम ने कहा, दूसरा उपवाक्य है वह कल दिल्ली जाएगा। ये दोनों उपवाक्य जुड़े हैं योजक शब्द से। फिर से कि एक विशेष बात, जो संयुक्त वाक्य थे वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते थे, और मिश्रित वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। इसे हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरा वाक्य है मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था, जो ये भी व्यधिकरण है। जब जब वर्षा होती है तब तब फसल अच्छी होती है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शब्द युग्म होते हैं, अब आपके सामने एक समस्या आएगी कि हम मिश्र वाक्य को पहचानेंगे कैसे। मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए अभी कुछ रह गया है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। अभी आप सुनिए ध्यान से। मिश्र वाक्यों को पहचानने के लिए योजक शब्द होते हैं, और एक मैंने बताया प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्यों की पहचान में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो सुनिए किन योजक शब्दों से शुरू होते हैं, की से, जो से, जब जब से, जिस, जिन, जिन्होंने, और क्योंकि। क्योंकि के बाद वाला, जो के बाद वाला, की के बाद वाला, जब जब के बाद वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाता है, और इससे अलग वाला जो दूसरा उपवाक्य होगा वो प्रधान उपवाक्य होगा। अब हम पढ़ रहे हैं, फिर से मैं उदाहरण पढ़ती हूँ। राम ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। मैं की तो योजक शब्द है। अब पहचान करनी है कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है, प्रधान। की के बाद वाला आश्रित और की से पहले वाला प्रधान उपवाक्य है। इसी तरह से जो से शुरू होने वाला उपवाक्य आश्रित और उससे दूसरे वाला अन्य उपवाक्य प्रधान होगा। जो बहुत लंबा था ये आश्रित उपवाक्य हो गया। मैंने एक व्यक्ति देखा ये प्रधान हो गया। यानी मुख्य बात तो क्या है कि मैंने एक व्यक्ति देखा था, और उस व्यक्ति वो किस पर डिपेंड करता है, जो बहुत लंबा था। इसी तरह से जब जब वर्षा होती है तब तब फसल अच्छी होती है। जब जब वर्षा होती है, वर्षा
पर आश्रित है फसल, इसलिए फसल किस पर आश्रित है? वर्षा होने पर। जब जब वर्षा होती है तो वर्षा होगी तभी फसल होगी, अच्छी होगी। मुख्य बात किसकी कही जा रही है? फसल की। लेकिन फसल किस पर आश्रित है? वर्षा पर। तो आश्रित उपवाक्य है, वर्षा हुआ। इसके पश्चात और कुछ पहचान वाले शब्द हैं, योजक शब्द या व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, लेकिन वो पेयर में भी होते हैं। पेयर वाले शब्दों को कहा जाता है शब्द युग्म। युग्म मीन्स पेयर, जोड़े। जहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ वहाँ मेरा समान हुआ। जो करता है वह जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। यदि स्कूल बस आएगी तो मैं विद्यालय जाऊंगा। तो इस तरह के वाक्य हैं। तो इस शब्द युग्म का जो प्रथम शब्द है, इससे शुरू होने वाला उपवाक्य आश्रित, और सेकंड वाला जो पेयर है वो प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करें, मैंने आपको बता दिया। अब इसकी विशेषताएं क्या है? मुख्य वाक्य या उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है। अब इसकी पहचान करने के लिए एक और भी सॉल्यूशन हो सकता है हमारे पास, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ग्रीन पेन से लिखा हुआ मिश्रित वाक्य के बारे में बताया गया है। मिश्र वाक्य को सरल में हम बदल लेंगे। जब हमने देखा कि की से, जो से, जिस से शुरू हो रहा है, अब हम इस वाक्य को जब हम सरल में बदलेंगे, जो क्रिया वाक्य के अंत में आएगी वह प्रधान होगी और जिसकी क्रिया बदली जाएगी वह आश्रित होगी। उदाहरण है, रेड पेन का है, मिश्रित से सरल बनाया है। मैं वहीं खड़ा था जहाँ से बसें चलती है। तो मैं इसको सरल बना रही हूँ, मैं बस चलने के स्थान पर खड़ा था। अब वाक्य का समाप्त किससे हुआ? उपवाक्य की क्रिया कौन सी है? जो अंत समाप्त हो रही है, खड़ा था। तो ये हो गया प्रधान। अब रेड वाले में देखेंगे, जिसमें खड़ा था क्रिया थी, वो वाला पार्ट प्रधान है, अनदर पार्ट मिश्रित है। लेकिन मैंने आपको ऊपर भी बताया, जहाँ 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 और वहाँ, जहाँ से शुरू होने वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। दोनों बातों से पहचान लेंगे। दूसरा उदाहरण है, जिसने टोपी पहनी थी वह लड़का कहाँ गया? टोपी पहनने वाला लड़का कहाँ गया? जिस वाक्य उपवाक्य में कहाँ गया क्रिया है तो वो प्रधान होगा और दूसरा आश्रित होगा। अब इसके पश्चात बारी आती है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। मिश्रित वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान और एक आश्रित। लेकिन जो आश्रित उपवाक्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक शब्द द्वारा जुड़े रहते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। की के बाद वाला जो उपवाक्य होगा वो आश्रित उपवाक्य होगा। और आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं: संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो की के बाद वाला आश्रित होगा और कौन सा भेद? वो कहलाएगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। केवल संज्ञा आश्रित उपवाक्य की यही पहचान है, जिस उपवाक्य के दो उपवाक्यों के बीच में की योजक आ जाता है। की के बाद वाला संज्ञा आश्रित उपवाक्य और की से पहले वाला प्रधान उपवाक्य कहलाता है। उदाहरण भी लिखा है मैंने। राम ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। की के बाद वाला उपवाक्य क्या है? कल वह दिल्ली जाएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। राम ने कहा प्रधान उपवाक्य है और की तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आश्रित उपवाक्य का दूसरा भेद विशेषण आश्रित उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण तो हम पढ़ ही चुके। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। लेकिन यहाँ उपवाक्य है, उपवाक्य में भी वही कि यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य जो होगा उसकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से
अब प्रधान और आश्रित के बीच में क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़ा होगा। संबंधवाचक सर्वनाम आपको रिवाइज कराना पड़ेगा मुझे। जो, जिस, जिन, जिन्होंने, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी जो, जिस, जिन और जिन्होंने से शुरू होने वाला उपवाक्य विशेषणाश्रित उपवाक्य होगा। उससे अन्य उपवाक्य जो बच जाएगा वो विशेषण आश्रित उपवाक्य है। देखिए उदाहरण है, जो प्रथम आया है उसे बुलाओ। जो से शुरू होने वाला उपवाक्य है तो ये विशेषण आश्रित हो गया, उसे बुलाओ दूसरा उपवाक्य है, ये प्रधान हो गया। एक बात और कहना चाहूँगी, ये अपोजिट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो से उपवाक्य शुरू हो, वो दूसरा पार्ट भी हो सकता है। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, उसे बुलाओ जो प्रथम आया था। तो अब जो प्रथम आया था पीछे, बस ये ध्यान रखिएगा, जो प्रथम आया है, जो से शुरू होने वाला उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तीसरा और अंतिम उपवाक्य है क्रिया विशेषण। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, या उपवाक्य की विशेषता बताता है। अब इसकी पहचान है, जब, जैसे, जहाँ, ज्यों, जितना, क्योंकि, ये 5 शब्द हैं। इनसे शुरू होने वाला उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है और उससे अन्य प्रधान उपवाक्य होगा। एक उदाहरण लिखे हैं मैंने, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चल पड़ी। जैसे से शुरू होने वाला आश्रित ट्रेन चल पड़ी, ये प्रधान हो गया। मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि से शुरू होने वाला आश्रित और दूसरे वाला मैं विद्यालय नहीं गया, ये प्रधान उपवाक्य है। ये थे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब मैं कुछ अभ्यास कार्य दे रही हूँ जिसे आप पूरा करिएगा और इन नोट्स की PDF फाइल सेंड कर रही हूँ जिसे आप अपनी व्याकरण की फेयर नोटबुक में लिखिएगा। धन्यवाद।